हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट 19 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 18 तक वीडियोस दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये जो पार्ट 18 जहाँ पर ख़त्म हुआ था, उससे आगे का जो प्रश्न है उन सभी को इस पार्ट 19 में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने फ्रेंड्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न तो कम से कम, यानी कि 100% आपके 5 से 6 प्रश्न इसी खजाने वाले वीडियो से रहता ही रहता है। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे अधिक भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाए। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको नेक्स्ट टाइम में सेलेक्शन लेना है तो इस पूरे सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 451। दो प्रतिच्छेदी दंडों को जोड़ने के लिए उपयोग किया गया जोड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूनिवर्सल ज्वाइंट, यानी कि सार्वत्रिक जोड़। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो दो प्रतिच्छेदी शाफ्टों को जोड़ने के लिए सार्वत्रिक जोड़ का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोशन अथवा शक्ति व दोनों के स्थानांतरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 452। स्टेप ब्लॉक के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लैंप एवं बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। स्टेप ब्लॉक के साथ क्लैंप एवं बोल्ट का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 453। रस्से के स्ट्रैट्स को बनाने की विधि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेइंग। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो रस्से के स्ट्रैंड्स को बनाने की विधि लेइंग कहलाती है। रस्से को तैयार करते समय उसमें जो बल डाले जाते हैं जिससे रस्सा तैयार किया जाता है, उसे लेइंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 454। रस्से को मोड़ने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाइट कहते हैं। रस्से को गोलाई में मोड़ने को बाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 455। रस्से से सिरे को बड़ा करने व अस्थाई जोड़ बनाने की विधि को क्या कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्राउनिंग कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो रस्से से सिरे को बड़ा करने व अस्थायी जोड़ बनाने की विधि को क्राउनिंग कहते हैं तथा उसके स्ट्रैंड को साफ व मजबूत बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 456। रस्से के एक भाग के रस्से के दूसरे भाग से जोड़ने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉट या गांठ कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो रस्से के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने की विधि को नॉट या गांठ कहते हैं। इसका उपयोग वस्तु को रस्से द्वारा बांधकर उस पर उठाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 457। ग्राइंडिंग व्हील किन कणों द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एब्रेसिव कण के द्वारा बनाया जाता है। अब आइए ग्राइंडिंग व्हील के बारे में समझते हैं। तो छोटे छोटे एब्रेसिव कणों से मिलकर बना होता है। प्रायः एब्रेसिव कण निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है कृत्रिम हीरे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 458। एब्रेसिव कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं क्या क्या विशेषता है। तो अत्यंत कठोर, दूसरा है ड्रेसिंग में सुगमता, तीसरा है कटिंग में आसान। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो एब्रेसिव कणों की विशेषता प्रायः अत्यंत कठोर, ड्रेसिंग करने में सुगमता तथा कटिंग करने में आसान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 459। लेथ मशीन में टेपर टर्निंग को सेट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा। अब देख लेते हैं। तो ओवर व्यवस्था करना, दूसरा है टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा, तीसरा है स्वीवेलिंग कंपाउंड रेस्ट के द्वारा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो लेथ मशीन में टेपर टर्निंग ओवर व्यवस्था द्वारा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा तथा स्वीवेलिंग कंपाउंड रेस्ट द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 460। उच्च सतह फिनिश किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लैपिंग के द्वारा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो लैपिंग किसी धातु की सतह पर चमक लाने की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत धातु को बहुत कम मात्रा में काटा जाता है। यह क्रिया हाथ द्वारा या मशीन द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 461। पिंटल नोजल का उपयोग छिद्र में किसको रोकने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन का जमाव होना, इसको रोकने के लिए किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो पिंटल नोजल का उपयोग छिद्र में कार्बन के जमाव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 462। कार्य करने की दर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पावर यानी कि शक्ति कहा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं।
तो कार्य करने की दर को शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य को W से लिखते हैं, समय को T से। और कार्य बराबर क्या होता है? तो F इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और समय को T से लिखते हैं। और फ्रेंड्स इसकी इकाई क्या होता है? तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या इसको वाट भी कहते हैं। और फ्रेंड्स ये जो कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 463। ए मीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि करंट, यानी कि करंट को मापने में किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो ए मीटर का प्रयोग धारा यानी कि करंट मापने में किया जाता है। मल्टीमीटर से धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध तीनों मापी जाती है। अगला इसका पॉइंट है वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज मापा जाता है। अगला है ओम मीटर व मेगर द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है, यानी कि ओम मीटर से भी प्रतिरोध मापा जाता है और मेगर से भी प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 464। मास प्रोडक्शन में मशीन पार्टों पर ड्रिलिंग आदि करने के लिए कौन सी युक्तियाँ प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फास्टनर्स का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो मास प्रोडक्शन में मशीन पार्टों पर ड्रिलिंग आदि करने के लिए फास्टनर्स युक्तियाँ प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 465। कटिंग धातु की मात्रा किन बातों पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि फर्स्ट में दिया गया है ड्रिल के व्यास पर भी निर्भर है, कूलेंट पर भी, पदार्थ की कठोरता पर भी। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय धातु की मात्रा ड्रिल के व्यास, कूलेंट पर तथा पदार्थ की कठोरता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 466। कौन सी विधि द्वारा एक जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डेटम लाइन विधि। एक जॉब पर डेटम लाइन द्वारा समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 467। ताप प्लास्टिक वेल्डन छड़ के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिकोणीय। ताप प्लास्टिक वेल्डन छड़ के अनुप्रस्थ काट का आकार त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 468। निम्नलिखित में से किस कारक पर वेल्डनीयता निर्भर नहीं करती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि क्वथनांक पर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर वेल्डनीयता निर्भर नहीं करती है। अगला इसका पॉइंट है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, तापीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन एवं उष्मा चालिता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी पर वेल्डनीयता निर्भर करती है।
अगला क्वेश्चन नंबर 469। सिलेंडर बोर का व्यास नापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेलीस्कोपिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो सिलेंडर बोर का व्यास नापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप गेज का प्रयोग अधिक गहराई पर किसी छिद्र की माप लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 470। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ढलवा लोहा का। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो ढलवा लोहा का प्रयोग मैलेट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ढलवा लोहा का उत्पादन क्यूपोला भट्टी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 471। बॉक्स एंगल प्लेट की कितनी सतह फिनिश होती है जिनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6 सतह। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो बॉक्स एंगल प्लेट की 6 सतह को फिनिश किया जाता है। इनका प्रयोग मशीनिंग तथा मार्किंग के लिए किया जाता है। इस एंगल प्लेट का लाभ यह है कि एक बार जॉब को सेट कर देने के बाद जॉब को बॉक्स के साथ ही अगला मार्किंग मशीनिंग ऑपरेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 472। टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गत्ता। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो किसी उत्पाद को अधिक संख्या में बनाना हो तो सर्वप्रथम एक नमूना तैयार करते हैं। इसके बाद इस नमूने की नकल करके उस जैसे अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस नमूने के रूप में जो उत्पाद तैयार किया जाता है उसे ही टेम्पलेट कहा जाता है। अगला इसका पॉइंट है, टेम्पलेट मुख्यतः सीट, कार्डबोर्ड तथा रबर आदि के बनाए जाते हैं, परंतु यह गत्ते के नहीं बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 473। स्टील काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज कितने कोण पर ग्राइंड होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 70 डिग्री पर। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो स्टील को काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज 70 डिग्री कोण पर होता है। डायमंड चीजल से स्टील काटने के लिए कटिंग एज 60 डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 474। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो व नो गो साइज बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक सिरे की तरफ गो और नो गो साइज बने होते हैं। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो व नो गो इसके एक सिरे की तरफ ही बने होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 475। इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.0003 इंच होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं।
तो इंस्पेक्शन गेज का उपयोग वर्कशॉप गेज द्वारा तैयार कार्यखंडों के निरीक्षण के लिए किया जाता है। मीट्रिक प्रणाली में इन गेजों की परिशुद्धता 0.00762 mm या 0.0003 इंच होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले। एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।